नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रदूषण हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, हम सब जानते हैं। लगातार होने वाली खाँसी, बहुत कॉमन है, प्रदूषण इसकी बड़ी वजह है। आप अक्सर देखेंगे कि आपको पहले खाँसी नहीं थी, लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, खाँसी बढ़ जाती है। बहुत अहम विषय है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर विनी कैंड्रू। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अपना वक़्त हमें देने के लिए और मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि खाँसी जो है वो सबसे कॉमन बीमारी सामने बन के आ रही है प्रदूषण की वजह से, तो ऐसी खाँसी से हम कैसे निपट सकते हैं? बहुत कॉमन सवाल, बहुत ही इरिटेटिंग सिम्पटम कि आप कहीं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं और गले में बार-बार इरिटेशन के तौर पे, एक खराश के तौर पे आपको कफ करना पड़ता है। सो हर दूसरा व्यक्ति अगर हम ओपीडी में देखें, अगर हमारे पास 15 पेशेंट आते हैं, तो उनमें से कम 10 या 11 की कंप्लेंट यही होती है कि गले में हमेशा जो है एक खराश रहती है। तो जी, ये जो खराश है ओवरऑल हमारी कंट्री में जितना भी ज़्यादा पॉल्यूशन है, हालाँकि पॉल्यूशन के बारे में हम ज़्यादा सतर्क विंटर के टाइम पे होते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट्स जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म होने वाला है। हमारा जो पीएम 2.5 या पीएम 10 की जो लेवल्स है आपने देखा होगा 100 के नीचे बहुत रेयरली आती है। कहीं जाके हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था जब सब कुछ बंद था, उस टाइम सब कुछ जब साफ-सुथरा दिख रहा था, तो ये लेवल 100 के नीचे आई थी। ऑन द होल अगर हम देखें तो मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली 100 या 150 के बीच में रहता है, जो कि हार्मफुल लेवल है। ये ना सोचें कि पूरे साल आप एक पॉल्यूशन फ्री हेल्दी एयर इन्हेल कर रहे हैं और विंटर के टाइम पे हम ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, इसलिए हमें लेवल्स जो है ज़्यादा दिखने लगती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्तर बढ़ जाती है, तो वो हार्मफुल है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इरिटेशन होना, थ्रोट में खाँसी आना, कंटिन्यूअसली आपको एक एहसास होना कि कुछ इरिटेशन है और उसको मैं बाहर निकालूँ। ये जो पार्टिकल्स हैं 2.5 और 10 की वजह से होते हैं, जो डिपॉज़िट होते हैं आपकी अंदर की म्यूकोज़ल लाइनिंग में। यही कारण है कि वो इरिटेट करते हैं आपकी म्यूकोज़ल लाइनिंग की सेल्स को। क्योंकि वो इरिटेशन इसलिए होता है, आपकी बॉडी चाहती है कि ये फॉरेन मटेरियल है और ये बॉडी से बाहर निकल जाए। तो म्यूकस एक्सेसिवली प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं म्यूकोज़ा के, वो एक्सेसिव प्रोडक्शन फ्लूइड का करते हैं। ये जान के कि हम इस इरिटेशन लेवल जो क्रिएट कर रहा है, इस फॉरेन बॉडी को हम एयरवे से बाहर निकालेंगे। ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का, लेकिन हमारे लिए ये इरिटेटिव कफ के फॉर्म में प्रेज़ेंट करता है, स्पेशली उन लोगों में जिनको ऑलरेडी लंग की कोई प्रॉब्लम्स होती है, एस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी जैसी बीमारी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो एक डेवलपमेंट के तौर पे डेवलप हो रही होती है, उस समय काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। कफ हमेशा रहना और या फिर मैनिफेस्ट करना ड्यूरिंग एक्यूट बाउट्स ऑफ इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एक अच्छा सिम्पटम नहीं है। कुछ तौर पे घर में ठीक किया जा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर से मिलना ना भूलें, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, जिसके कारण हमें कुछ और मेजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिंपल टेस्ट होते हैं इस चीज़ के लिए, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसको करना बहुत ही अनिवार्य है और ये देखना कि कौन-सी दवा का असर आपके लंग्स पे हो सकता है, उसी टेस्ट के माध्यम से हम देखते हैं। तो इग्नोर नहीं करिए इस सिम्पटम को, ये काफ़ी एक इरिटेबल सिम्पटम है और आपकी रोज़मर्रा की जो वर्किंग है उसको अफ़ेक्ट कर सकता है। वो भी एक कारण है कि इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जो अगर बहुत प्रॉब्लम बड़ी नहीं लग रही है या एग्रीवेट नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो अपने घरेलू लेवल पे, घरेलू स्तर पे हम उन्हें कर सकते हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ों की आप सलाह देना चाहेंगी? देखिए, कॉमन चीज़ जो हमारे काफ़ी पूर्वज भी करते थे, वो थी सलाइन गार्गल्स, जिसको नमक के गरारे कहते हैं। तो ये एक रूटीन माना जाता था हर इंडियन हाउसहोल्ड में। सुबह उठते ही अपना एक कप लेना और उसको अपने गरारे शुरू कर देना। उससे क्या होता है कि आपके थ्रोट में जितने भी इरिटेंट्स बैठे होते हैं, वो क्लीन आउट हो जाते हैं। जिस तरह हम चीज़ों को साफ करने के लिए धोते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है अपने गले को धोने की। बहुत ही आसान तरीका घर में सब कर सकते हैं।
सलाइन गार्गल्स का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इरिटेशन की वजह से अगर आपके थ्रोट में स्वेलिंग आ गई है, वो स्वेलिंग कम हो जाती है, तो सिम्पटम्स काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीम इन्हेलेशन, बहुत ही आसान तरीका और घर में किया जाने वाला तरीका, एक स्टीम इन्हेलेशन सुबह-शाम करने से आपकी जो साँस की नली है, वो खुली रहेगी और उसको सफाई करने में अपनी ही जो म्यूकोज़ल लेयर है, उसको साफ़ करने में मदद मिलेगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि छोटे बच्चों को स्टीम ना इन्हेल कराएँ। हमने देखा है कि इसमें बर्न होने के चांसेस बच्चों में जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यदि आप स्टीम इन्हेल कर रहे हैं अपने लिए, उसे एक अलग रूम में करें जहाँ पे बच्चों का एक्सेस कम है। ऐसा ना हो कि आप स्टीमर लगा के रखें और बच्चा वहाँ पे चला जाए और अनफॉर्च्यूनेटली कोई मिसहैप्स हो या बर्न्स हो। तो बच्चों में स्पेशली जो 6-8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये स्टीम नहीं लेना चाहिए। अपने आप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिटॉक्स लिक्विड्स भी होते हैं जिनमें हमारे घरेलू जो नुस्खे हैं वो काम आ सकते हैं। हमने देखा है डिटॉक्स लिक्विड्स में हम कुछ नेचुरल इंग्रीडिएंट्स मिला सकते हैं जिसमें नींबू या फिर संतरे या जो माल्टा हमारा आता है वो मिला के, तुलसी के पत्ते मिला के, वो डिटॉक्स वाटर हम रोज़ पी सकते हैं। इससे जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो ज़रूर कम होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से जो इसमें बहुत ज़्यादा तौर पे होते हैं, ये टॉक्सिन्स जो है बाहर निकाले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉमन सी चीज़ें हाई पॉल्यूशन लेवल्स पे खिड़की दरवाज़े बंद रखना, यदि आप कोई दवा लेते हैं तो दवा समय पे लेना और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। एयर प्यूरीफायर्स का ऐसे लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदा है जिन्हें कोई लंग, हार्ट या किडनी की बीमारी है और लॉन्ग टर्म काफ़ी सारी दवाएँ जो हैं उन्हें लेनी पड़ रही हैं। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। सो हल्दी का दूध जो बहुत सारे लोग पीते हैं, अभी भी पीते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी पे लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट लाती है और गुड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में आपकी बॉडी में हेल्प करती है। कुछ तुलसी के जो काढ़े आते हैं वो थ्रोट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ ग्रीन टीज़ ऐसी है जैसे कि मैं जानती हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, एक कहवा जो होता है हमारा कश्मीरी कहवा, उसमें कुछ इंग्रीडिएंट्स ऐसे पड़ते हैं जो कि थ्रोट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जब मुझे भी थ्रोट में बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं भी पीना पसंद करती हूँ। उसमें सिनेमन इलायची और जो हमारी काली मिर्च होती है, वो पड़ती है, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रोट में सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। काली मिर्च थ्रोट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, उसका पेस्ट बना के कई लोगों को पता है कि ये घरेलू नुस्खे जो हैं, थ्रोट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। आमतौर पे लोग मानते हैं कि जब भी आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से बात करते हैं, तो वो घरेलू नुस्खों की बात कम करते हैं। तो आप जो चीज़ें बता रही हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को एक राहत देगा कि आप ये जो घर में बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, सब घर में पाई जाती हैं, इनका इस्तेमाल करके भी काफ़ी हद तक अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं। मैम एक और सवाल था इसमें अक्सर ये लोग मानते हैं कि जब आपको खाँसी होती है तो कुछ खट्टा और ठंडा, चूँकि आपने विटामिन सी की बात की, लेकिन ये दोनों चीज़ें खाने से कहीं न कहीं वो खाँसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में फिर क्या होना चाहिए? क्या खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? ठंडे जो तासीर में ठंडी है, उन चीज़ों से परहेज़ करना है या जो तापमान में ठंडी हैं? देखिए, बहुत ही पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट है ये। विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, जो हमारी इम्यून सेल्स है, रिएक्शंस है, उन सब में विटामिन सी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कोल्ड और कफ में अगर आपको याद होगा कई बार विटामिन सी आप पाएँगे कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। सो विटामिन सी इज़ एब्सोल्यूटली इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में मदद करता है। तो आंवला जो एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, लॉन्ग टर्म में आपकी खाँसी या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यही रीज़न है कि एक आंवला रोज़ का खाना जो है वो रिकमेंड किया जाता है रिकरेंट कफ एंड कोल्ड के लिए, जो कि आपकी विटामिन सी लेवल्स को बनाए रखता है और आपकी जो म्यूकोज़ल लेयर है, वहाँ पे एक अलग तरीके की इम्यूनिटी होती है, जिसको आईजीए नाम की इम्यूनिटी से हम जानते हैं, उसको एक ऑप्टिमल लेवल पे रखने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम खट्टी चीज़ें खाते हैं, ऑलरेडी जो थ्रोट इन्फ्लेम्ड है, ऑलरेडी जिस थ्रोट में जो इरिटेशन लेवल ज़्यादा है,
तो खट्टी चीज़ लगने से वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, तो हमें ऐसा व्यतीत होता है कि उससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। यही कारण है कि हमें लगता है ये सब चीज़ें खाने से हमारी प्रॉब्लम जो है एग्रीवेट हो गई है, तो ऐसी चीज़ों को खाने से उस समय परहेज़ करें जिसमें अचार, संतरा जो कि आपके थ्रोट को इरिटेट कर रहा है, उस समय ना खाएँ। लेकिन हाँ, जो विटामिन सी रिच फूड है, उसको ऐसे लेबल ना करें कि इससे खाँसी या फिर बलगम बढ़ सकती है, ये बॉडी के लिए एब्सोल्यूटली नेसेसरी इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण जो है वो विटामिन है और ज़रूरी है बॉडी के लिए। इस जी। शक से कि इससे हमारी खाँसी बढ़ जाएगी, इसको ना बंद करें। अदरक और शहद भी बहुत कॉमन है, इसमें खाँसी में इस्तेमाल करते हैं लोग अदरक का रस निकाल कर और शहद में डालकर। जी, अभी इस सेशन का एक आखिरी सवाल है, वो ये है कि अगर आपको दवाई लेनी ही पड़े, कफ सिरप, आपको किसी भी चीज़ से राहत नहीं मिल रही है, आपको कफ सिरप लेना है और ऐसी कौन-सी कफ सिरप है? क्या कोई ऐसी कफ सिरप है जो हम बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के भी लिख सकते हैं, जो सेफ है? देखिए, बहुत तरीके की कफ सिरप्स मार्केट में आती हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई कॉफ़ है, तो एलेक्स नाम से एक कफ सिरप आती है, जो आप ले सकते हैं, जो कि डायबिटिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि शुगर फ्री कफ सिरप्स ही उनको खरीदनी है। क्योंकि इसमें जो दवा बनाने में काम आने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉर्बिट्रॉल वगैरह यूज़ होता है, उसमें शुगर होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने केमिस्ट से ये ज़रूर पूछें कि इसमें शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं, हमें शुगर फ्री कफ सिरप जो है वो दे दीजिए। एलेक्स और भी काफ़ी सारी कफ सिरप मार्केट में आपको मिल जाती हैं जिनमें कुछ एलोपैथी के अलावा भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन फ़ॉर्मुलेशंस हैं जो कि ली जा सकती हैं और काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट वो क्रिएट करती हैं। सो बेसिकली ये जो कफ सिरप्स होती हैं, ये जस्ट थ्रोट सूदर्स होते हैं। इनमें जो कंटेंट होता है मेंथॉल वगैरह डाला जाता है जिससे कि कूलिंग इफ़ेक्ट आता है आपके थ्रोट पे और आपकी प्रॉब्लम जो है किसी हद तक वो इरिटेशन लेवल आपका कम होता है। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी पूछा था कि किस टेम्परेचर लेवल की हमें जो फूड इंग्रीडिएंट्स हैं वो लेने चाहिए। ज़रूर हमें फ्रिज की निकली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि कोल्ड जो होता है, जब भी कोल्ड हमारे सरफेस को टच करती है, तो हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। इसी तरीके से हमारी जो एयरवे है, जो साँस लेने की जो जो रास्ता होता है, वो कोल्ड से सिकुड़ जाता है। उससे आपके सिम्पटम्स बढ़ सकते हैं, तो हमेशा ट्राई करें, चाहे समर हो या विंटर हो, रूम टेम्परेचर पे जो है वो चीज़ें लें। हमारी बॉडी जो है वो यूज़्ड टू होती है ऐसी चीज़ों को का सेवन करने में या टॉलरेट करने में जो उनके खुद के टेम्परेचर पे हो। तो यदि कोई टेम्परेचर चेंजेज़ होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको अफ़ेक्ट करेंगे। कई बार हमने देखा है ठंडा पानी से, चिल्ड पानी पीने से, बेवरेजेज़ लेने से, बहुत ज़्यादा आइस डालने से पूरा सर के अंदर भी एक सेंसेशन आता है, बहुत ठंडेपन का सेंसेशन आता है, वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे आपकी म्यूकोज़ल लेयर जो साइनसेस की हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, साइनोसाइटिस हो सकती है। जी। डॉक्टर कांटरू आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि आप घर के अंदर किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हमारे सबके घर में मौजूद रहती है और ज़रूरी नहीं है कि आप इस खाँसी के लिए आपको हर बार डॉक्टर के पास ही जाना हो। हाँ, अगर दिक्कत बढ़ती है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अदरवाइज़ आप अपने घर में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके भी पॉल्यूशन की जो खाँसी है उससे काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।